दरबार का शांत सुबह और अचानक हलचल। दिल्ली के शाही महल की सुबह हमेशा की तरह राजसी थी। महल की ऊंची दीवारों पर सूरज की किरणें ऐसे गिर रही थीं, मानो सोने की परत चढ़ी हो। बाग में मोर नाच रहे थे, फव्वारे बह रहे थे, और उधर शाही रसोई में बेहतरीन व्यंजनों की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आज बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने दरबार सजाने का ऐलान किया, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से कई दूत आने वाले थे। दरबारियों ने अपनी सबसे कीमती पोशाकें पहन ली, चमकती तलवारें साथ रख लीं, और सबके चेहरे पर अभिमान झलक रहा था। लेकिन इन सब के बीच कोई था जो भीड़ में भी अलग नजर आता था। वजीर आजम बीरबल। हल्की मुस्कान, साधारण पोशाक, पर तेज आंखें। बीरबल को महल की हर हरकत पर नजर थी। उन्हें पता था, हर शांत दिन किसी तूफान को जन्म देता है। और कुछ घंटों बाद ऐसा ही हुआ। दरबार के द्वार पर रहस्यमयी 3 फकीर। दोपहर होते होते किले के मुख्य दरवाजे पर हलचल मच गई। सैनिकों ने देखा, 3 फटे पुराने कपड़ों में लिपटे, गठरी उठाए, मीलों पैदल चलते हुए, धूल से भरे 3 बुजुर्ग फकीर दरबार में प्रवेश मांग रहे थे। उनकी चाल में थकान नहीं, उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें पता हो वे क्यों आए हैं। सैनिकों ने रोका। ये शाही दरबार है, किसी साधारण फकीर को अंदर नहीं जाने दिया जाता। पहले फकीर मुस्कुराए, आवाज भारी और आत्मविश्वासी थी। हम साधारण नहीं, नीति के दूत हैं। हमें बादशाह से मिलना ही होगा। दूसरे ने कहा, हम दरबार में भीख लेने नहीं आए, देने आए हैं। तीसरा बोला, और हमारी मांग पूरी किए बिना दिल्ली का भाग्य नहीं बदल पाएगा। ये सुनकर सैनिक घबरा गए और खप दरबार में प्रवेश। अकबर ने उत्सुक होकर आदेश दिया, उन्हें अंदर लाया जाए। दरबार गूंज उठा, सबकी नजर दरवाजे पर टिक गई। जब तीनों फकीर अंदर आए, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उनकी उम्र अधिक थी, पर चेहरा तेजस्वी। कपड़े फटे थे, पर चाल राजाओं जैसी। पहले फकीर ने अकबर को नजर भर देखा और कहा, बादशाह, तुम्हारा शासन मजबूत है, पर भाग्य अधूरा। दूसरा बोला, सोने के तहखाने भरे हैं, पर असली धन कहीं और है। तीसरा बोला, हम तुम्हें वो देंगे जो कोई सम्राट पाने की हिम्मत नहीं करता। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, और बदले में मांग क्या है? फकीरों ने मुस्कुराकर कहा, हमारी मांग 3 है, और हर मांग पूरी करनी होगी, पर बिना सवाल पूछे। दरबार में हड़कंप मच गया। वजीर, सेनापति, काजी, सब चौंक गए। दरबारी विरोध शुरू। मुल्ला दो प्याजा उछल कर बोले, जहां सवाल न पूछे जाए, वहां धोखा जरूर होता है। दरबारी फतह खान बोला, ये तीनों जरूर कोई साजिश लेकर आए हैं। इन्हें तुरंत बाहर करो। सैनिकों ने तलवारें पकड़ लीं, वातावरण तनावपूर्ण हो गया। पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने तीनों फकीरों को देखा। उनकी आंखें छल नहीं, सत्य की तरह लग रही थीं। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, हर आने वाले की नीयत तलवार से नहीं, बुद्धि से परखी जाती है। हमें सुनना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, अपनी पहली मांग बताओ। पहली मांग जिसने सबको हिला दिया। पहले फकीर ने हाथ उठाया और गूंजती आवाज में कहा, पहली मांग, आज रात बादशाह हमें अपने राजमहल में सबसे सुरक्षित कमरा दे, और उस कमरे तक पहुंचने का रास्ता हर किसी से छुपा रहे। दरबार हक्का बक्का। सेनापति गुर्राया, ये तो जासूसी लगती है। दूसरे फकीर हंस पड़े, अगर हम जासूस होते तो महल के बाहर ही अपनी जान दे देते, अंदर आने की क्या जरूरत। तीसरा बोला, कभी कभी सच्चाई छुप कर मिलती है, खुले में नहीं। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, असली खतरा उससे नहीं जो मांग करता है, बल्कि उससे है जो बिना मांग के ले ले। ये मांग अजीब है, पर खतरनाक नहीं। अकबर ने आदेश दिया, पहली मांग मंजूर। पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। राज की रात आने वाली थी। रहस्यमय कमरा और दूसरी मांग का खुलासा। शाम धीरे धीरे गहराती गई। महल की दीवारों पर मशालें जगमगाने लगीं, और महल की हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। ऐसा तनाव जिसकी वजह कोई समझ नहीं पा रहा था, पर हर दिल महसूस कर रहा था।
बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि तीनों फकीरों के लिए महल के अंदर सबसे सुरक्षित कमरा तैयार किया जाए। ऐसा कमरा जहां सिर्फ चुनिंदा लोग पहुंच सकें, और वो भी गुप्त मार्ग से। गुप्त तहखाना। महल में एक तहखाना था जिसे बहुत कम लोगों ने कभी देखा था। वहीं रखे जाते थे शाही नक्शे, युद्ध योजनाएं और खुफिया दस्तावेज। उसी तहखाने को आज नए मेहमानों के लिए खोला जा रहा था। सेनापति बैरम खान ने रोकने की कोशिश की। जहां राजों का खजाना हो, वहां अजनबियों को रखना ठीक नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई छुपी रहे तो डर बढ़ता है, उजागर हो तो राज नहीं रहता। इन फकीरों को कमरा दो, लेकिन एक पहरेदार भी दो, बस चुप रहने वाला। अकबर ने सहमति जताई। फकीर बिना कुछ बोले तहखाने में उतर गए। लेकिन जाने से पहले पहले फकीर ने बीरबल की ओर देखा। नजरें मिली, जैसे कुछ कह रहे हो। तुम सही राह पर हो। रात का पहरा। रात गहरी हो चुकी थी। महल के गलियारों में सन्नाटा था, सिर्फ मशालों की हल्की लौ झिलमिला रही थी। बीरबल अपने कक्ष में बैठे सोच रहे थे, ये तीनों कौन हैं? किस ज्ञान की बात करते हैं? बिना शर्त मांग क्यों? इतने में हाथ से लिखा एक गुप्त संदेश उनके दरवाजे के नीचे सरकाया गया। कागज पर सिर्फ एक पंक्ति थी, सूरज बिना चमके रह सकता है, पर सच बिना दर्द के नहीं। बीरबल चौंक गए। पहला फकीर अकबर, कोई संदेशवाहक। रहस्य और गहरा हो गया। अगली सुबह दरबार में हलचल। सुबह दरबार लगा। सारे दरबारी बेचैन थे कि रात क्या हुआ। एंट्री हुई तीनों फकीरों की, लेकिन आज उनका रूप बदला हुआ था। कपड़े साफ, चेहरा तेज, कदमों में आत्मविश्वास, आंखों में राज। जैसे उन्होंने रात में कोई महान पूजन किया हो, या कोई अनोखी शक्ति प्राप्त की हो। अकबर ने पूछा, पहली मांग पूरी हो गई, अब दूसरी मांग बताओ। दूसरी मांग, जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। दूसरा फकीर आगे बढ़ा और गूंजती आवाज में बोला, दूसरी मांग, आज रात बादशाह अकबर खुद भिखारी का वेश धारण करके शहर में निकलेंगे। बिना सुरक्षा, बिना पहचान, बिना शाही पहचान के। दरबार में खलबली मच गई। कई दरबारी एक साथ चिल्ला पड़े, ये सरासर खतरा है। बादशाह के खिलाफ साजिश। उन्हें कैद कर लो। सेनापति ने तलवार खींच ली। बादशाह की जान से खेलना चाहते हो? लेकिन फकीर बिल्कुल शांत रहे। दूसरे फकीर ने कहा, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठकर राज करे। राजा वह है जो जनता की भूख जानकर शासन करे। पहला फकीर बोला, अकबर ने आज तक जनता को देखा है, पर जनता ने अकबर को नहीं देखा। तीसरा फकीर बोला, आज रात बादशाह के लिए नहीं, अकबर के लिए होगी। अकबर का फैसला। अकबर कुछ पल खामोश रहे। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हर राजा को कम से कम एक बार अपनी प्रजा की आंखों से दुनिया देखनी चाहिए। मैं सहमत हूं। दरबार हक्का बक्का। बीरबल मुस्कुराए, पर उन्होंने चेतावनी दी, महाराज, इस यात्रा में खतरे की संभावना है। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी भिखारी बनकर साथ चलूंगा। फकीर मुस्कुराकर बोले, सुनहरे सफर की शुरुआत हो चुकी है। रात की योजना। राजमहल में तैयारी शुरू। अकबर के लिए फटे कपड़े, चेहरे पर मिट्टी, पैरों में चप्पलें, सिर पर गमछा। नाम, फकीरा। बीरबल भी साधारण वेश में तैयार हुए। नाम रखा, गीता प्रसाद, एक घूमता हुआ कवि। कोई नहीं जानता था कि आज रात इतिहास बदलने वाला है। भिखारियों की तरह शहर में प्रवेश। आधी रात होते ही दोनों चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकले। दिल्ली की गलियां रात में अलग लगती थीं। कहीं शराब खाने, कहीं रोती माँ, कहीं भूखा मजदूर, कहीं अमीरों की रातों की महफिल। अकबर के चेहरे पर पहली बार राजसी चमक नहीं, बल्कि व्यथित मनुष्य की संवेदना थी। एक जगह उन्होंने देखा, एक बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था, राजा सोने का ताज पहनता है, पर हमारी झोपड़ी बारिश में डूब जाती है। अकबर का गला सूख गया। बीरबल ने देखा, राजा का दिल बदल रहा था। अचानक हमला। गलियों के बीच अचानक 4 नकाबपोश गुंडे सामने आ गए। अरे नए भिखारी, जो कमाया है दे दो।
अकबर ने पहली बार राजा नहीं, आम इंसान की तरह डर महसूस किया। उनके पास ना तलवार थी, ना सेना। एक गुंडे ने अकबर को धक्का दिया, दूसरे ने बोरे में हाथ डाला। अकबर गिर पड़े। बीरबल आगे आए और बोले, हम गरीब हैं, देने के लिए बस रोटी है, ले लो और हमें जाने दो। गुंडे हंसे, रोटी भी चल जाएगी, भिखारी की जिंदगी सस्ती होती है। अकबर गुस्से में थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। उनकी आंखों में पहली बार बेबसी आई। उसी समय अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजी, गरीब पर हाथ उठाने से बड़ा पाप कोई नहीं। तीनों फकीर वहां प्रकट हो चुके थे। गुंडे घबराकर भाग गए। अकबर ने सांस ली, मन कांप उठा। रात का अंत और तीसरी मांग की आहट। फकीर आगे आए। तीसरे फकीर ने अकबर के हाथ पकड़े और कहा, आज तुमने देखा, सिंहासन की नजर से नहीं, सड़क की नजर से। पहले फकीर ने पूछा, अब बताओ बादशाह, राज्य कितना सुरक्षित है? अकबर ने दुखी होकर कहा, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत कम। दूसरे फकीर मुस्कुराए, और यही कारण है, तीसरी मांग सबसे कठिन होगी। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। तीसरी मांग जिसने हिला दी सल्तनत। कमरा शांत था, लेकिन हवा में तनाव की तलवार तनी हुई थी। तीनों फकीर सामने बैठे थे, अकबर और बीरबल उनके सामने। दरवाजे पर दस्तक फिर हुई, भारी, दृढ़, आदेश जैसी। तीसरी मांग सुनाई जाए। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, आपके आने से हमारे मन, हमारी नजर बदली। अब बताइए, तीसरी मांग क्या है? कमरे में सन्नाटा उतर गया। तीसरी मांग का खुलासा। पहला फकीर आगे बढ़ा, उसकी आवाज गंभीर और गौरवपूर्ण। तीसरी मांग, राज्य में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हर साल एक दिन राजा और जनता के बीच कोई दीवार न रहे। राजा जनता के बीच बिना पहचान के घूमे, उनके सुख दुख अपने नेत्रों से देखे, लिखे और हल करे। दरबार में कल्पना कीजिए, राजा आम लोगों में, बिना सम्मान, बिना सुरक्षा, बिना अभिमान। दूसरा फकीर बोला, यह परंपरा सिर्फ अकबर तक सीमित नहीं होगी, यह पूरे वंश पर लागू होगी। हर सम्राट को वही अनुभव करना होगा जो जनता झेलती है। तीसरा फकीर आगे झुककर बोला, राजा वह नहीं जो सुनता हो, राजा वह है जो महसूस करता हो। दरबारियों का विरोध। मुल्ला दो प्याजा चिल्ला उठा, यह मांग सत्ता गिराने का तरीका है। सेनापति चीखा, बिना सुरक्षा सम्राट की जान दांव पर लग जाएगी। वजीर बोले, यह राज्य के कानून में अराजकता ला देगा। बैरम खान ने तलवार खींच ली, राजा जनता में जाएगा तो विद्रोही ताकतें हमला कर देंगी। पूरा दरबार बिखर पड़ा। आवाजें, गुस्सा, डर, राजनैतिक तनाव। बीरबल का तर्क। बीरबल धीरे से खड़े हुए। सब शांत हो गए। उन्होंने कहा, हमारी दीवारें ऊंची हो गई है, सोने की, सुरक्षा की और पद की, पर दीवारें जितनी ऊंची होती है, राज्य उतना अंधा होता जाता है। उन्होंने अकबर की ओर देखा, महाराज, सत्ता को हर दिन सिंहासन के पास नहीं, कभी कभी इंसानियत के पैरों तले झुकना चाहिए। अकबर का निर्णय। सन्नाटा। फकीर इंतजार में। बीरबल शांत। दरबारी बेचैन। अकबर ने आंखें बंद कीं और सोचा, सिंहासन की सुरक्षा, जनता का दर्द, भविष्य का इतिहास। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने कहा, सत्ता जो जनता से दूर हो जाए, वह सत्ता नहीं, अभिमान है। मैं तीसरी मांग स्वीकार करता हूं। दरबार में हंगामा मच गया। नया ऐतिहासिक फरमान जारी। अकबर ने आदेश दिया, हर साल एक दिन जनता दिवस घोषित होगा, जब सम्राट भेष बदलकर प्रजा के बीच जाएगा, उनसे सीखेगा, सुनेगा और उसी दिन निर्णय लिए जाएंगे। बीरबल ने सुझाव दिया, इस दिन राजा किसी भी पदाधिकारी से ना मिलेगा, सिर्फ आम जनता से। तीनों फकीर उठ खड़े हुए। असली रेहे से उजागर। वे कौन थे? अकबर ने पूछा, अब सच बताओ, तुम हो कौन? पहला फकीर बोला, हम वह आवाज है जिसे सुल्तान भूल जाते हैं। दूसरा बोला, हम वह विवेक है
जो सत्ता में अकेला पड़ जाता है। तीसरा मुस्कुराया और कहा, हम तुम्हारा भविष्य हैं, और कभी कभी बीता हुआ वक्त भी। अकबर ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ लिए। कभी फिर मिलोगे। पहले फकीर ने कहा, जब सत्ता और इंसानियत के बीच दूरी बढ़ जाएगी, हम फिर आ जाएंगे। प्रस्थान पर एक चौंकाने वाला मोड़। तीनों फकीर निकलने लगे। अचानक तीसरा फकीर फिर गिर पड़ा, इस बार जमीन पर बेहोश। बीरबल दौड़े। अकबर घबरा गए। पहला फकीर बोला, हम में से किसी का यहां रह जाना आवश्यक है, ताकि इस वचन की रक्षा हो सके। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? तीसरा फकीर धीरे से बोला, मेरा सफर यहीं समाप्त। अब मैं फकीर नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर यहीं रहूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा त्याग ही तीसरी मांग की असली कीमत है। और उसी रात तीसरा फकीर महल में ही चल बसा। महल की हवाओं में उसकी अंतिम पंक्ति गूंजती रही, राजा का असली ताज सोने का नहीं, जनता के विश्वास का होता है। दरबार के शोर और फकीरों की अनोखी मांगों के बीच अब पूरा राजमहल चौकन्ना था। बीरबल चिंतन में डूबे थे, और अकबर यह सोच रहे थे कि यह मामला केवल मांगों का नहीं, बल्कि किसी गहरी बुद्धि की परीक्षा है। आज सुबह एक नई बैठक बुलाई गई, महल के बगीचे में, जहां खुली हवा और शांति में सच को समझना आसान हो सके। राजकीय बगीचे में मुलाकात। महल के मध्य एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छाव में महाराज अकबर, बीरबल और तीनों फकीर आमने सामने बैठे। सबसे पहले अकबर ने पूछा, अकबर, हे सूफी संतों, अब तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तुम्हारी मांगे कल्पनातीत थीं और हमने पूरी की, पर अब सच बताओ, तुम्हारी असली इच्छा क्या है? तीनों फकीर मुस्कुराए। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में तपस्या की आग दिखाई देती थी। पहला फकीर, मुझे न्याय चाहिए। पहला फकीर आगे बढ़ा और बोला, फकीर एक, हम मांगे लेकर नहीं आए थे बादशाह, हम आए थे तुम्हारे राज्य का परीक्षण करने। मेरी पहली मांग थी सुबह का सिंहासन, ताकि मैं देख सकूं सत्ता तुम्हें बांटती है या जोड़ती। तुमने मुस्कुराकर दिया, इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं। अकबर शांत रहे, पर गर्व छिपा नहीं सके। दूसरा फकीर, मुझे तप नहीं, सत्य चाहिए। दूसरा फकीर बोला, फकीर दो, मैंने मांगा था सोने की हवा, क्योंकि हर राज्य सपना बेचता है, पर सच हवा की तरह पकड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारे मंत्री सोना लाकर दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुमने कहा, जो सत्य न हो वह दिया नहीं जा सकता। यही असली उत्तर था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। सचमुच यह उन्हीं की सलाह थी। तीसरा फकीर, राजा नहीं, इंसान चाहिए था। तीसरा फकीर खड़ा हुआ और गहरी आवाज में बोला, फकीर तीन, मैंने मांगा था बेनामी दान, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल दान करता है या सिंहासन। तुमने मुझे रात में गुप्त रूप से बुलाया। तुमने दिया, लेकिन नाम नहीं छोड़ा, यही असली दान है। अकबर की आंखें नम थीं। बीरबल का असली परीक्षण। अब फकीरों ने एक साथ कहा, यह परीक्षा अकबर की नहीं, बीरबल की थी। अकबर चौंके, मेरी नहीं। पहले फकीर ने उत्तर दिया, राजा शक्ति से चलता है, पर राज्य बुद्धि से। हम देखना चाहते थे कि बीरबल सत्ता को सही दिशा देता है या नहीं। वह परीक्षा भी पूरी हुई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, राज्य का धर्म सत्य है, और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ सलाह देना है, निर्णय नहीं। फकीर मुस्कुराए, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी जीत है। रहस्य का खुलासा। अब फकीरों ने अपनी असली पहचान बताई। वे साधारण फकीर नहीं, बल्कि 3 अलग अलग सूफी आश्रमों के प्रमुख थे, जो यह तय करने आए थे कि कौन सा साम्राज्य आध्यात्मिक रूप से योग्य है उनके संघ का संरक्षक बनने के लिए। और उन्होंने अंत में घोषणा की, आज से अकबर का राज्य हमारा आध्यात्मिक संरक्षक होगा, क्योंकि यहाँ सत्ता नहीं, सत्य का शासन है। पूरा दरबार झुक गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुमने एक साम्राज्य नहीं, हमारी आत्मा की रक्षा की है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां राजा न्याय करे और फकीर सत्य कहें, वहां राज्य स्वयं स्वर्ग बन जाता है। अंत लेकिन सीख जारी। इस घटना के बाद अकबर ने एक नया फरमान जारी किया, राज्य में हर साधु, फकीर और विचारक को सम्मान दिया जाएगा। उनकी बातें सुनी जाएंगी, पर आंख मूंद कर नहीं। सत्य का मार्ग सबसे ऊपर होगा।
और तीनों फकीर चुपचाप उसी तरह विदा हो गए जैसे आए थे, लेकिन उनके पीछे रह गया सत्य का सुगंधित धुआं, जो आने वाले वर्षों तक दिल्ली के आसमान में फैला रहा। तीनों फकीर महल से चुपचाप निकले। रात का समय था। हवा में एक अदृश्य सुकून था। बीरबल और अकबर किले की दीवार पर खड़े उनकी परछाई को दूर जाते देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या ये सचमुच चले गए? कोई तुम्हें अजीब सा एहसास नहीं हो रहा? बीरबल मुस्कुराए। कुछ लोग आते हैं आने के लिए, और कुछ लोग आते हैं बदलने के लिए। ये दूसरे वाले थे। फकीरों की यात्रा जारी। फकीर दिल्ली से दूर जंगलों की ओर निकल पड़े, जहां एक प्राचीन सूफी मठ था, सदियों से छिपा हुआ, परिचितों से भी अनजाना। चांदनी की रोशनी में तीनों बैठे और ध्यान में लीन हो गए। जब उनकी साधना समाप्त हुई, पहला फकीर बोला, फकीर एक, अकबर का राज्य न्यायपूर्ण है, पर उसे अंधकार में परीक्षाएं मिलेंगी। उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती रहेगी। दूसरा बोला, फकीर दो, और मार्गदर्शन वह व्यक्ति देगा जो धन से नहीं, बुद्धि से धनी है। तीसरा फकीर धीरे से बोला, फकीर तीन, राजा की नहीं, बीरबल की परीक्षा असली होगी। समय आएगा जब राज्य उनके बिना खो जाएगा। तीनों ने एक साथ मंत्र कहा। जब सत्य का दीप बुझने लगे, बीरबल फिर जन्म लेकर इसे जलाएगा। भविष्यवाणी का रेहे से फकीरों ने एक प्राचीन ग्रंथ खोला जिसमें राजाओं और मंत्री पंडितों की भविष्यवाणियां दर्ज थीं। उसमें एक पंक्ति चमक रही थी, एक युग में राजा तलवार से जीतेगा, पर अगला युग बुद्धि से जीतेगा, और उस युग का अग्रदूत वही आत्मा होगी जो बीरबल में वास करती है। दूसरे शब्दों में, बीरबल केवल एक व्यक्ति नहीं, एक आत्मिक प्रकाश था जो युग युग में जन्म लेता रहेगा। मंदिर में अंतिम चाल। फकीरों ने चर्चा की कि अब क्या करना है। पहला फकीर बोला, हमने राज्य को स्वीकार किया है, पर हमें उसे निगरानी में भी रखना होगा, ताकि सत्ता सत्य से न भटके। दूसरा बोला, हम समय समय पर भेष बदलकर लौटेंगे, कभी व्यापारी बनकर, कभी रोगी, कभी साधु बनकर, और कोई नहीं जान पाएगा कि परीक्षा कब हो रही है। तीसरा बोला, क्योंकि आदमी का असली रूप तब दिखाई देता है जब वह खुद को परखा हुआ न समझे। और फिर वे तीन दिशाओं में अलग अलग चल पड़े। उनकी छाया मिट गई, लेकिन मकसद जिंदा रहा। उधर महल में अकबर देर रात दरबार कक्ष में अकेले बैठे चिंतन कर रहे थे। उनके सामने बीरबल आया। अकबर, बीरबल, क्या कभी लगेगा कि हमने कोई अवसर खो दिया? बीरबल, हर मुलाकात का उद्देश्य मिलना नहीं होता, कभी कभी चेताना भी होता है। अकबर ने पूछा, और क्या वे लौटेंगे? बीरबल धीमी आवाज में बोले, सत्य कभी विदा नहीं लेता बादशाह, बस रूप बदलता रहता है। इस पूरी कथा का संदेश, सत्ता को हमेशा सत्य की परीक्षा देनी पड़ती है। दान वही है जो गुमनाम हो। बुद्धि का मूल्य पद से नहीं, विवेक से है। आध्यात्मिकता सत्ता को झुकाती नहीं, दर्प तोड़ती है। अगर चाहो तो भाग 7 में लिखूं कि तीन फकीर अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, पर समय का पहिया थमता नहीं। महीनों बीत गए, मौसम बदल गया, दरबार अपने नए कामों में व्यस्त हो गया। हर दिन नई याचिकाएं, नई समस्याएं, नए निर्णय। पर अकबर और बीरबल दोनों के मन में एक सवाल अब भी गूंजता रहता, क्या वे लौटेंगे? किसी को नहीं पता था कि उनमें से एक लौट आया है, लेकिन फकीर के रूप में नहीं। एक तूफानी रात। राजधानी पर काले बादलों की भारी छाया थी। तेज बारिश, बिजली की गर्जना और खामोश होता बाजार। इसी रात महल के दक्षिण द्वार पर एक घायल बूढ़ा आदमी मिला। कपड़े फटे हुए, शरीर पर घाव और चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और पूछा, सिपाही, कौन हो और इस वक्त महल के पास क्यों आए हो? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं एक व्यापारी हूं। सब खो गया, सिर्फ एक आखिरी गुहार है, न्याय की। उसे राजदरबार में अगली सुबह लाया गया। बूढ़े व्यापारी का दावा। दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर, बीरबल उनके बगल में। सिपाही ने बूढ़े को प्रस्तुत किया। अकबर, अपनी बात कहो। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैं दूर से मसाले लेकर आ रहा था। रास्ते में डाकुओं ने सारा माल लूट लिया।
यहाँ तक कि काफिले के सिपाहियों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब मैं कंगाल हो गया हूँ। राज्य की रक्षा न होना क्या राज्य की जिम्मेदारी नहीं? दरबार में धीमी धीमी फुसफुसाहट होने लगी। मंत्री बोले, एक व्यापारी के नुकसान का जिम्मा राज्य कैसे ले सकता है? बीरबल चुपचाप देख रहे थे। बूढ़ा रोकर बोला, अगर राज्य रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे कर क्यों लेता है? यह सवाल तलवार की तरह सीधा था। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस मामले की जांच तुम करोगे। जांच शुरू होती है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि डाकू बाहरी नहीं बल्कि राज्य के ही अंदरूनी लोग थे? बूढ़ा बोला, क्योंकि वे रास्ते, गश्त के समय और सैनिकों की तैनाती जानते थे। यह साधारण लूट नहीं थी, यह नियोजित थी। बीरबल की आंखें संदेह से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, गश्ती दस्ते से पूछताछ, कर विभाग से व्यापारी का रिकॉर्ड, सीमा चौकियों की जांच, लूट वाले क्षेत्र की गुप्त यात्रा। अगले 7 दिन बीरबल रात दिन जांच में लगे रहे। गुप्त रेहे से उजागर। जांच में सामने आया, लूट असली थी, पर डाकू साधारण नहीं थे। वे राज्य के भीतर भ्रष्ट गार्ड का समूह थे, जो अपने अपने लाभ के लिए व्यापारियों की जानकारी डाकुओं तक पहुंचाते थे। बीरबल ने यह रिपोर्ट अकबर के सामने रखी। दरबार में हंगामा मच गया। अकबर क्रोधित हुए, मेरे ही सैनिक जनता को लूट रहे थे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सैनिक डाकू बन जाए तो राज्य की दीवारें बाहर से नहीं, अंदर से टूटती है। असली खुलासा, बूढ़ा व्यापारी कौन था? अकबर ने व्यापारी को बुलाया और कहा, तुम्हारी शिकायत ने एक बड़ा भेद खोला है। जो चाहे मांग लो। व्यापारी मुस्कुराया। उसकी आवाज भारी, स्थिर और अलग थी। हम मांगने नहीं आए, परीक्षा लेने आए हैं। राज्य की नहीं, दरबार की। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। पहचान की एक हल्की चमक उभरी। व्यापारी बोला, हम तीनों में से मैं दूसरा हूं, जिसने सोने की हवा की मांग की थी। दरबार में सन्नाटा। अकबर खड़े हो गए, आश्चर्य, श्रद्धा और अविश्वास सब मिलकर। बीरबल ने सिर झुका लिया। आप फिर आए, पर क्यों? फकीर व्यापारी बोला, पहली बार हमने तुम्हारी बुद्धि परखी थी, इस बार हमने तुम्हारी जवाबदेही परखी है। बुद्धि तो थी, पर क्या तुम राज्य के भीतर छिपे अंधकार को देखने में सक्षम हो? आज उसका उत्तर मिल गया। उन फकीर की विदाई। फकीर ने अंत में कहा, तीसरी परीक्षा आखिरी होगी। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे मुकद्दर को बदलेगी। उससे पहले हम नहीं मिलेंगे। और वह उतनी ही चुपचाप चला गया, जितनी चुपचाप आया था। कोई पहचाना नहीं, कोई रोका नहीं। राज्य की सबसे बड़ी रक्षा भीतर का सच उजागर करना है। सत्ता का असली धर्म जवाबदेही है। परीक्षा हमेशा रूप बदल कर लौटती है। भाग्य की अंतिम परीक्षा। पिछले भाग से आगे अब तक 2 फकीर लौट चुके थे। पहला सत्य की पहचान करने, दूसरा राज्य की जवाबदेही परखने। अब बचा था तीसरा और सबसे रहस्यमय फकीर, जिसने कहा था कि उसकी परीक्षा राज्य के भाग्य को बदल देगी। लेकिन इस बार आने का तरीका पहले जैसा नहीं था। इस बार वह साधु, व्यापारी या याचक बनकर नहीं आया। इस बार वह खतरे के रूप में आया। एक भयावह सुबह। सुबह दरबार में हलचल थी। एक दूरस्थ प्रांत से दूत आया। बादशाह सलामत। सीमा पर स्थित गांवों में लोग बगावत कर रहे हैं। वे कर देने से इनकार कर रहे हैं। कहते हैं कि राजस्व अधिकारी जनता को लूट रहे हैं। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। अकबर, बगावत, और वह भी मेरे शासन में। बीरबल ने शांति से कहा, जहां आवाज उठती है वहां दर्द होता है। हमें सुनना चाहिए, दबाना नहीं। अकबर ने दूत को वापस भेज दिया और निर्णय लिया, वह स्वयं उसी इलाके का दौरा करेंगे। सीमा प्रांत की यात्रा। अकबर और बीरबल एक छोटे से काफिले के साथ गुप्त रूप से निकले, किसी को उनकी पहचान बताए बिना। वे एक साधारण व्यापारी दल का भेष अपनाकर गांवों में घूमने लगे। जो दृश्य उन्होंने देखे वह चौंकाने वाले थे। गरीब किसान कर चुकाने के बाद भूखे, अधिकारी घूस लेकर राहत बांटते, पुलिस डराने के लिए सैनिकों को भेजती,
गांव जलाने की धमकी। लोग थके हुए, टूटे हुए, निराश थे। एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, राजा के आगे रोने जाए तो कौन सुनता है साहिब। जहां पहुंचते हैं वहीं दरबार के लोग दीवार बन जाते हैं। अकबर का हृदय भारी हो गया। बगावत का नेता कौन था? अकबर और बीरबल गांव के बाहर एक सभा में पहुंचे, जहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा थे और कोई भाषण दे रहा था। वह आदमी लंबा, सफेद कपड़े में, एक अजीब रोशनी के साथ बोल रहा था, राजा को जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। हम कर नहीं चुराना चाहते, हम धोखा नहीं खाना चाहते। बीरबल ने फुसफुसाकर अकबर से कहा, आपने यह आवाज सुनी है, यह नई नहीं है। अकबर ने ध्यान से देखा, वह चेहरा, वह चाल, वह नजर, यह तीसरा फकीर था, पर अब वह विद्रोही नेता बनकर लौटा था। सामना, राजा बनाम विद्रोही। भीड़ में खड़े अकबर ने सवाल किया, अगर राजा से शिकायत है तो तुम सीधे दरबार क्यों नहीं जाते? विद्रोही, फकीर, मुस्कुराया, क्योंकि दरबार तक पहुंचने का रास्ता दरबारियों ने बेच रखा है। भीड़ गूंज उठी। फकीर आगे बोला, राजा को पिघलाना नहीं, जगाना है। न्याय भीख नहीं, अधिकार होना चाहिए। अकबर की पहचान का खुलासा। अकबर आगे बढ़ा और बोला, अगर राजा स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो तो। भीड़ शांत। फकीर रुका। अकबर ने अपना भेष हटा दिया। भीड़ में दहशत, लोग घुटनों पर झुक गए, पर फकीर शांत रहा। फकीर, राजा का सम्मान उसके मुकुट से नहीं, उसके निर्णय से होना चाहिए। अकबर गंभीर स्वर में बोला, तुम राज्य को तोड़ने आए हो। फकीर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं राज्य को सच में बनाना चाहता हूं। जो आवाज जनता की न सुने, वह राज्य नहीं, कैदखाना है। बीरबल की आंखों में चमक थी। यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि जवाब तर्क से नहीं, नीति से आना था। निर्णायक निर्णय। अकबर ने पूछा, तो समाधान क्या है? फकीर बोला, 3 बदलाव करो। कर वसूलने का अधिकार सैनिकों से हटाकर ग्राम पंचायत को दो। जनता अपनी समस्या सीधे राजा तक भेज सके। मध्यस्थ हटाओ। हर फैसले पर बीरबल जैसे बुद्धिमानों की सार्वजनिक समीक्षा हो। पूरा दरबार नहीं, जनसत्ता को शक्ति दो। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुमने राज्य नहीं, मुझे बदल दिया। और उसी दिन इतिहास बदल गया। अकबर ने किया नया ग्राम स्वराज कानून, जनता से सीधा संवाद मंत्रालय, दरबार की शक्ति विभाजित करके जवाबदेही लागू। राज्य समृद्ध होने लगा। विद्रोह नहीं, सहयोग बढ़ा। फकीर की विदाई हमेशा के लिए। काम पूरा हो चुका था। फकीर जाने लगा। अकबर ने रोक कर पूछा, अब वापस नहीं आओगे? फकीर मुस्कुराया, जब राज्य जाग जाता है, संतों को ठहरने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम परीक्षा नहीं, प्रकाश हो। और वह भीड़ में खो गया, जैसे अस्त होता सूरज क्षितिज में खो जाता है। अंतिम सीख। पूरी कथा का सार। परीक्षा उद्देश्य परिणाम पहली सत्य की पहचान अहंकार पर विजय दूसरी राज्य की जवाबदेही भ्रष्टाचार उजागर तीसरी जनता के अधिकार शासन में क्रांति। सत्ता को धर्म देता है सच, सच को आकार देती है बुद्धि, और बुद्धि तभी जगती है जब उसे चुनौती मिले। अगर चाहो तो मैं इस पूरी। भाग 1, बिना नाम का हुनर। राजधानी शाहपुर अपनी भव्यता और कला के लिए पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। यहाँ राजमहल से लेकर बाजारों तक हर दीवार पर बेहतरीन चित्रकारी थी। रंग इतने जीवंत कि चलते लोग रुक रुक कर निहारते। घरों की दीवारें ऐसी मानो उनमें जान बसती हो। पर एक अजीब बात थी, इन अनोखी कलाकृतियों पर कभी किसी कलाकार का नाम नहीं लिखा होता था। लोग उसे बस गुमनाम कलाकार कहते थे। किसी को नहीं पता वह कहाँ रहता है, वह कौन है, वह रात में काम करता है या दिन में, वह गरीब है या अमीर, पुरुष है या महिला। फिर भी उसका काम पूरे शहर में चर्चा का विषय था। एक रात अचानक शोर। एक रात पहरेदारों ने देखा कि दक्षिणी बाजार की नई दीवार पर फिर से ताजा चित्र उभर आया था। एक किसान को रोटी बांटता हुआ और पीछे भूखे लोग हाथ बढ़ाते हुए। चित्र के नीचे कोई संदेश नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक छोटा सा प्रतीक, एक अधूरी आंख।
सुबह होते ही भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग उसकी व्याख्या करने लगे। ये कलाकार समाज की सच्चाई दिखाता है। शायद ये राजा के खिलाफ बयान है। नहीं, ये तो दया और बांटने का संदेश है। हर किसी की राय अलग, लेकिन कलाकार कोई नहीं जानता। मामला पहुंचता है राज दरबार। कला की ऐसी चर्चा अंत राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार तक पहुंची। राजा कला प्रेमी तो थे, पर वे व्यवस्था और पहचान में विश्वास रखते थे। उन्हें यह बात खटक गई कि इतने प्रभावशाली संदेश देने वाला कलाकार गुमनाम क्यों है। राजा ने मंत्री से कहा, जो कला जनता तक संदेश पहुंचाए, उसे जवाबदेह होना चाहिए। नाम छिपाना कपट जैसा है। मुख्यमंत्री ने सहमति जताई, पर दरबार का विद्वान तपन बोला, कभी कभी नाम नहीं, इरादा मायने रखता है। महाराज, राजा ने आदेश दिया, कलाकार का पता लगाया जाए। मैं उसे दरबार में बुलाना चाहता हूं। और खोज शुरू हो गई। जांच शुरू। सैनिकों को शहर में लगाया गया। बाजार, घाट, मदरसा, कारीगर मोहल्ला, चित्रकारों की मंडी, हर जगह पूछताछ हुई, लेकिन जवाब मिलता, हमने बस कला देखी है, कलाकार नहीं। शाम तक जांच व्यर्थ रही। एक बूढ़े चर्मकार की गवाही। शहर की सीमा पर चमड़ा सीने वाला बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो दिन भर चुपचाप बैठा रहता था। एक सिपाही ने उससे पूछा, क्या तुम उस कलाकार को जानते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, जानता हूं, पर उसका नाम बताने से पहले तुम्हें बताना होगा। तुम उसे खोजकर क्या करोगे? सिपाही चौंका। जवाब तैयार नहीं था। सिपाही ने कहा, राजा उसे पुरस्कार देना चाहते हैं। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, कुछ लोग पुरस्कार के लिए नहीं, सत्य के लिए जीते हैं। सिपाही ने शक से पूछा, क्या वह तुम हो? बूढ़ा हंस पड़ा, यदि मैं होता, तो दीवारों पर रंग नहीं, जिंदगी के कैनवास पर लिखता। यह उत्तर सिपाहियों के लिए और उलझन बन गया। कलाकार की परछाई। रात ढल रही थी। बाजार से होकर जाते समय सिपाही ने देखा, एक काले कपड़े में ढका व्यक्ति दीवार पर चित्र बना रहा है। जैसे ही पहरेदार उसकी ओर दौड़े, वह भाग गया, छतों पर कूदता, गलियों से गुजरता हुआ। सिपाही पुकारता रहा, रुको, राजा तुम्हें बुलाना चाहते हैं। पर वह गायब हो गया। जमीन पर बस गिरा हुआ एक ब्रश पड़ा था, लंबा, महीन रेशों वाला, महंगी लकड़ी से बना। इससे पता चलता था, वह साधारण नहीं। इस भाग का अंत प्लस संकेत। सुबह की पहली रोशनी में नया चित्र उभरा। एक योद्धा और एक राजा, दोनों एक आईने के सामने खड़े। आईने में राजा नहीं, एक साधारण आदमी दिखाई दे रहा था। नीचे फिर वही प्रतीक, अधूरी आंख। यह दृश्य पूरे राज्य में तूफान बन गया। अगर आप तैयार हों, तो मैं भाग 2 शुरू करता हूं, जहां राजा कलाकार को पकड़ने की रणनीति बनाता है। कलाकार समाज का रहस्य उजागर करने लगता है। कहानी और गहरी हो जाती है। कहिए 2 इंच। दरबार में जैसे ही सुबह की पहली किरणें पड़ी, अकबर शाही दीवान खाने में पहुंचे। कल रात का वह रहस्यमय चित्र उनके मन में बार बार घूम रहा था। चित्र की रेखाएं साधारण थीं, पर भाव इतने गहरे कि हर देखने वाले के मन में एक अलग कहानी जन्म ले। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था। उसने महसूस किया कि बादशाह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अकबर सोचते हुए, आखिर वह कलाकार कौन है? ऐसा हुनर हो और फिर भी पहचान से दूर। क्या वह किसी कारणवश छिप रहा है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जहांपनाह, क्या विचार मग्न है? अकबर ने चित्र की ओर इशारा किया। बीरबल, यह चित्र सिर्फ कला नहीं, एक दर्द है। जैसे कलाकार ने अपने दिल के जख्म रंगों में उड़ेल दिए हों, लेकिन वह सामने क्यों नहीं आया? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी लोग अपनी पहचान से नहीं, अपने काम से याद किया जाना चाहते हैं। अकबर ने आदेश दिया, हुक्म जारी करो। वह कलाकार सामने आए, उसे शाही सम्मान दिया जाएगा। दरबार में आदेश गूंज उठा, पर शहर में खोज और सवालों की शुरुआत भी हो गई। कुछ कहते, वह बूढ़ा साधु है जो नदी किनारे रहता है। कुछ कहते, वह एक युवती है जिसने अपने खोए प्रेम की याद में चित्र बनाया। तो कुछ विस्पर करते, नहीं,
यह सेना का एक पूर्व सैनिक है जो युद्ध से लौटकर भीड़ से दूर है। सच कौन था, कोई नहीं जानता। रात का रहस्य। अगली रात पहरेदारों ने देखा कि वही रहस्यमय कलाकार फिर से चित्र बनाने आया। इस बार उसे पकड़ने का आदेश था, पर वह दीवार के साए में इतने तेजी से गायब हुआ कि कोई पकड़ न पाया। मगर जाते जाते उसने एक और चित्र छोड़ दिया। इस बार चित्र में मोर का पंख और उसके नीचे लिखा था, कला पहचान की नहीं, भावना की दासी है। अकबर चौंक गए। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। होने लगा शक। बीरबल ने सोचा, जिस व्यक्ति का मन इतना गहरा है, वह जरूर कोई ऐसा है जो दर्द के रास्ते से गुजरा है, या जिसने कभी शाही जीवन देखा है। वह रातों रात पुराने महल, नदी किनारे और सैनिक शिविरों में जानकारी इकट्ठी करने निकल पड़ा। और धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, आर्यन। एक ऐसा चित्रकार जिसका नाम कभी दरबार में चमकता था, लेकिन अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे, उसने अपने भाई को युद्ध में खोया और फिर दुनिया से दूरी बना ली। वह अपने दर्द को शब्दों में नहीं, रंगों में बांटता है। बीरबल की नजर तेज हो गई। बीरबल ने शुरू की खोज। शाम का समय था। महल की सीढ़ियों पर बैठकर बीरबल उस नए छोड़े गए चित्र को ध्यान से देख रहा था। चित्र में मोर का पंख सिर्फ सजावट नहीं था, वह संकेत था। कई साल पहले शाही चित्रकारों की सभा में एक ही कलाकार था जिसकी पहचान मोर पंख शैली से होती थी, आर्यन। बीरबल का शक गहरा गया। वह रातों रात महल से बाहर निकल पड़ा, बिना शोर, बिना शाही दावत, सिर्फ साधारण वेश में। पहला सुराग। नदी किनारे की परछाई। शहर के बाहर बहती चंद्रिका नदी के किनारे एक बूढ़ा मछुआरा मिला। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने कोई व्यक्ति देखा है जो रात में अकेले चित्र बनाता हो? मछुआरे ने पानी में जाल फेंकते हुए कहा, हाँ साहब। एक परछाई आती है, बैठती है, चित्र बनाती है और जाने से पहले नदी में कुछ चुपचाप डुबोती है। बीरबल, क्या? मछुआरा, एक छोटा मोर पंख। हर रात बीरबल के कदम रुक गए। वह जान गया, यह संयोग नहीं। दूसरा सुराग। एक फटी हुई डायरी। नदी किनारे एक पुराना पेड़ था, उसकी जड़ों में किसी ने कागज छिपाए हुए थे। जब बीरबल ने उठाया तो वह चित्रों से भरी फटी हुई डायरी थी। कुछ पन्नों पर सैनिकों की ढालें और तलवारें, एक जगह दो भाइयों के बचपन के चित्र, और एक पन्ने पर कांपती हुई लिखावट। युद्ध ने जो छीना, कला उसे लौटा नहीं सकती, लेकिन संसार से दूर रहना ही सुकून है। बीरबल ने धीरे से पन्ना बंद कर दिया। अब उसे यकीन हो गया, यह कलाकार दुनिया से छिप रहा है, भाग नहीं। तीसरा सुराग। सैनिक शिविर। बीरबल अगले दिन पुराने सैनिक शिविर पहुंचा जहां लौटे सैनिक आराम कर रहे थे। वहां उसने एक बुजुर्ग सिपाही को देखा जिसकी बाह पर वही मोर पंख टैटू बना था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम आर्यन को जानते हो? सिपाही की आंखें भर आईं। वह हमारा साथी था और हमारा सबसे बड़ा सहारा, पर उसके भाई की मौत के बाद वह टूट गया। बीरबल ने पूछा, क्या वह अब भी चित्र बनाता है? सिपाही ने हौले से कहा, हाँ, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, वह खुद को जिंदा रखने के लिए बनाता है। बीरबल ने आसमान की ओर देखा। हवा में दर्द की महक थी। रात की वापसी, सामना करीब। बीरबल उसी रात नदी किनारे लौटा। इस बार उसने इंतजार किया। आधी रात बीत गई, हवा ठंडी हो गई, और फिर कदमों की हल्की आहट हुई। एक सफेद चादर में लिपटा आदमी आया और चांदनी में बैठकर चित्र बनाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन रेखाएं बेहद सुंदर थीं। बीरबल आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, तुम्हारी कला सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं, दुनिया का आईना है, इससे भागो मत। वह व्यक्ति चौंक गया। हवस भरी आंखों से नहीं, टूटे दिल से बोला, दुनिया तालियां चाहती है, मैं सुकून चाहता हूं। बीरबल ने स्नेह से कहा, कभी कभी कला से दुनिया नहीं बदलती, कलाकार बदलता है। वह व्यक्ति चुप रहा। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह आर्यन ही था। यह तो बस शुरुआत है, अब असली चुनौती है उसे दरबार तक लाना और उसकी सच्चाई अकबर के सामने रखनी। अगर तैयार हों तो लिखें। भाग 4, सच का सामना और दर्द का खुलासा।
चांदनी की रोशनी में आर्यन का चेहरा अब साफ दिख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब भाग नहीं रहा था। पहली बार किसी ने उससे दर्द की भाषा में बात की थी। बीरबल उसके पास बैठा, जमीन पर पड़ी हुई रेत से एक सरल आकृति बनाते हुए बोला, तुम्हारी कला सिर्फ तुम्हारे दर्द की कहानी नहीं, वह पूरा इतिहास है जिसे लोग जानना चाहते हैं। आर्यन ने थकी हुई आवाज में कहा, इतिहास नहीं बीरबल, ये अपराध है। बीरबल ने भौहें उठाईं। अपराध? आर्यन ने कंपकंपाती सांस ली और वहीं बैठकर बोलना शुरू किया। दर्द की दास्तान, भाई की मौत कैसे हुई। आर्यन और उसका छोटा भाई वीर दोनों सेना में थे। वीर एक साहसी, हंसमुख और तेज तर्रार योद्धा था, जबकि आर्यन संवेदनशील और कलाप्रिय। युद्ध के दौरान दुश्मन सेना ने किले पर हमला किया। आर्यन को किले की रक्षा से हटाकर पीछे के मोर्चे पर भेज दिया गया। वह खुद को दोषी मानते हुए बोला, अगर मैं वहीं होता शायद वह बच जाता। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन आदेश तो बादशाह का था, तुमने धोखा नहीं दिया। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मरते समय उसने मेरा नाम पुकारा और मैं वहां नहीं था। उसने रुमाल से आंसू पोंछे और धीरे बोला, तब से मैंने दुनिया से दूरी बना ली। लोगों ने सोचा मैंने कला छोड़ी, पर सच्चाई यह है कि मैं कला में छिप गया। बीरबल ने दी एक नई दिशा। बीरबल ने उसकी डायरी खोली, पन्नों को पलटते हुए बोला, यह कला दुख की नहीं, मुक्ति की है। तुम्हें इसे दुनिया से छिपाने का नहीं, दुनिया तक पहुंचाने का हक है। आर्यन बोला, अगर बादशाह मुझे पहचानेंगे तो मैं तो आदेश की अवहेलना करके भागा हुआ माना जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराया, बादशाह अकबर दिल के भी सम्राट है। वह दोष नहीं, समर्पण देखेंगे। आर्यन चुप हो गया। आखिरकार उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं दरबार चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मेरी कला को सम्मान मिले, दया नहीं। बीरबल ने संतोष से सिर हिलाया। अगली सुबह दरबार में एंट्री। सुबह दरबार हमेशा की तरह भव्य था। अकबर अपने सिंहासन पर, दरबारी उत्सुक। और तभी बीरबल आर्यन को अंदर लेकर आया। सारा दरबार स्तब्ध। अकबर ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों में पहचान चमक उठी। तुम वही चित्रकार जो एक समय हमारे दरबार की शोभा था। आर्यन ने झुककर सलाम किया, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में आया हूं, पर कला की सच्चाई बताने, न कि सिर्फ वाहवाही पाने। अकबर और आर्यन का संवाद। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने दरबार क्यों छोड़ा। आर्यन ने बिना डर के उत्तर दिया, क्योंकि मैंने युद्ध में अपने भाई को खो दिया, और मुझे लगा मैं जीने का हक खो चुका हूं। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने गहरी सांस ली और धीरे कहा, तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें महान बनाता है। फिर उन्होंने आदेश दिया, आज से तुम शाही कलाकार ही नहीं, पीड़ा और शांति, श्रृंखला के निर्माता रहोगे। तुम्हारी कला से लोग सीखेंगे कि भावनाएं हार नहीं, शक्ति है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, स्वीकृति के आंसू थे। बीरबल ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, अब तुम्हारा सफर खत्म नहीं, शुरू हुआ है। अब अगला अध्याय, यदि आप चाहे तो भाग 5 में लिखूंगा, जहां आर्यन अपनी कला प्रदर्शनी करता है, जनता उसकी कहानी से बदलती है, अकबर उसे राज्य का शांति दूत बनाता है, और भाई की याद हमेशा जीवित रहती है। अगर तैयार हो, लिखें 5 इंच। भाग 5, कला बनी प्रेरणा, दर्द बना दूत। शाही फरमान मिलने के बाद पहली बार आर्यन ने खुद को हल्का महसूस किया। अब वह सिर्फ एक कलाकार नहीं था, वह अपने दर्द का वाहक था, और पूरी दुनिया तक उसे आशा के रूप में पहुंचाना चाहता था। बीरबल उसकी सोच को समझते हुए बोला, अब समय है कि तुम्हारी कला बंद किताब नहीं, खुला संदेश बने। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, अब मैं अपने भाई को खोने का दर्द छिपाऊंगा नहीं, उसे दुनिया की रोशनी में जीने दूंगा। शाही कला प्रदर्शनी, आत्मा के रंग। 1 महीने की तैयारी के बाद महल में एक भव्य प्रदर्शनी लगी। महल के बड़े आंगन में रेशमी पर्दे, सुनहरे दीपक और संगमरमर के स्तंभों के बीच सजी थीं अनगिनत पेंटिंग्स।
प्रदर्शनी का शीर्षक था आत्मा के रंग। लोग दूर दराज से आए और हर चित्र के सामने ठहरकर सोच में डूब जाते। कुछ प्रमुख कृतियां थीं। चित्र का नामार्थ, युद्ध की चुप्पी, तलवारें गिरीं, पर घाव मन में रहे, खोया हुआ भाई, एक हाथ बढ़ा हुआ है। दूसरा धुंध में गायब, मोरपंख का वादा, स्मृति जो कभी मरती नहीं, दर्द का उजाला, काले रंगों से उभरती सुनहरी किरण। लोग केवल कला नहीं देखते थे, वे अपने भीतर के घावों से भी सामना कर रहे थे। कुछ रो पड़े, कुछ मुस्कुराए, कुछ चुप रहे। आर्यन हर व्यक्ति के चेहरे पर वही भाव ढूंढ रहा था जो उसने अपने भीतर सालों तक दबा रखे थे। अकबर का भावुक संबोधन। प्रदर्शनी के बीच अकबर खड़े हुए और जनता से बोले, कला सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाती, वह इंसान को उसके भीतर से जोड़ती है। आर्यन ने हमें सिखाया है कि दर्द छुपाने की चीज नहीं, उसे स्वीकार करने की शक्ति है। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे भाई का है, और उन सभी का जिनकी कहानियां अनकही रह गईं। कला का असर राज्य भर में फैलता है। कुछ महीनों बाद सैनिक शिविरों में कला चिकित्सा शुरू हुई। अनाथ बच्चों के लिए पेंटिंग शिक्षा केंद्र खुले। युद्ध से लौटे सैनिकों को मानसिक उपचार और चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह इंसानों की टूटी आत्माओं को जोड़ने का पुल बन गई थी। जनता आर्यन को अब शांति दूत चित्रकार कहने लगी। अंतिम भाव, भाई की याद। एक रात आर्यन नदी किनारे वही मोर पंख लिए खड़ा था जहां वह कभी दर्द छिपाने आता था। इस बार उसने पंख को पानी में नहीं बहाया, उसने उसे एक पत्थर पर रखा और कहा, अब तू याद बनकर नहीं, प्रेरणा बनकर जिएगा। बीरबल चुपचाप उसके पास खड़ा था, मुस्कुराते हुए। अब तुम्हारी कहानी खत्म हो गई? उसने पूछा। आर्यन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं बीरबल, अब पहली बार शुरू हुई है। कहानी का संदेश, सार। दर्द को छिपाने से घाव गहरे होते हैं, उसे साझा करने से लोग जुड़ते हैं और आत्मा मुक्त होती है। कला नाम नहीं मांगती, भावना मांगती है। अगर चाहे तो मैं इस कहानी के लिए। भाग 6, कला बनी कानून और सच्चाई का अंतिम इम्तिहान। आर्यन की कला ने सिर्फ लोगों के दिलों को नहीं बदला, उसने पूरे राज्य में नई सोच पैदा कर दी। अब राजमहल, सैनिक शिविर, नगर विद्यालय, हर जगह लोग भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें रचनात्मक रूप दे रहे थे। यही बदलाव बीरबल ने शुरू से चाहा था, लेकिन हर कहानी में चुनौती लौटकर आती है। दरबार में उठी आपत्ति। एक दिन सभा में कुछ पुराने रूढ़िवादी दरबारी खड़े हुए। पहला दरबारी, जहां पनाह, कला का इतना महत्व देना राजनीति और युद्ध शक्ति को कमजोर कर देगा। दूसरा दरबारी, भावनाओं पर ध्यान देने से सैनिक नरम पड़ जाएंगे। पूरे दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। बीरबल मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था सवाल जितना बड़ा, जवाब उतना गहरा। अकबर ने आर्यन की ओर देखा, तुम जवाब दोगे? आर्यन आगे आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने साथ लाया एक नया चित्र सामने रख दिया। वह चित्र क्या था? चित्र में दो दृश्य थे। बाईं ओर युद्ध का मैदान, सैनिक थके, घायल, टूटे हुए। दाईं ओर वही सैनिक कला, उपचार और मनोबल के साथ दोबारा युद्ध के लिए तैयार। कमजोर नहीं, मजबूत। चित्र के नीचे लिखा था, जिस सैनिक का मन ठीक हो वही राज्य की असली ढाल है। दरबार में सन्नाटा। अकबर का फैसला, कला बनी नीति। अकबर सिंहासन से खड़े हुए और घोषणा की, आज से कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह राज्य की आधिकारिक शिक्षा और सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा होगी। उन्होंने एक नया आदेश जारी किया, रचनात्मक उपचार एवं कला विभाग की स्थापना। हर सैनिक को मानसिक और भावनात्मक सहायता। कला सीखना किसी भी वर्ग के लिए अनिवार्य नहीं, पर उपलब्ध होगा। यह सिर्फ नीति नहीं थी, एक विचारधारा का जन्म था। बीरबल और अकबर की निजी बातचीत। रात को महल की छत पर अकबर और बीरबल टहल रहे थे। अकबर, कभी सोचा नहीं था कि एक अनजान कलाकार राज्य की दिशा बदल देगा। बीरबल, जहांपनाह, कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए तलवार नहीं, एक रंग तुलिका काफी होती है। अकबर ने गहरी सांस ली, और यह बदलाव कहाँ खत्म होता है? बीरबल मुस्कुराया,
जहां इंसान दिल से देखना बंद कर दे, वहीं से फिर शुरू होगा आर्यन का अंतिम संकल्प। कुछ दिन बाद आर्यन अपने भाई की आखिरी यादों से जुड़े पहाड़ी पर गया। वह सितारों को देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे नाम पर एक शाला बनाऊंगा, वीर कला विद्यालय, जहां किसी का दर्द अकेला न रहे। हवा ने जैसे उसका उत्तर दिया, मोर का पंख उसके पैरों के पास आ गिरा। वह मुस्कुराया, इस बार बिना आंसुओं के। कहानी का दार्शनिक निष्कर्ष, भावनाएं कमजोरी नहीं, दिशा होती है। जब मन ठीक होता है, तब समाज उठता है। और इस तरह गुमनाम कलाकार सिर्फ अपनी पहचान नहीं पाता, पूरे राज्य की आवाज बन जाता है। अगर आप चाहे तो मैं आगे भाग 7 में लिखूं, वीर कला विद्यालय की शुरुआत, पहली पीढ़ी के शिष्य, और कैसे उनमें से कोई एक नया नायक बनकर उभरता है। बस लिखें, 7 इंच। दरबार में आया उड़ता हुआ सवाल। आगरा का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रौनक लिए हुए था। बादशाह अकबर ने सुबह सुबह यह आदेश जारी कर दिया था कि आज दरबार में हर दरबारी, मंत्री, विद्वान और कवि अपनी अपनी बौद्धिक क्षमताएं प्रस्तुत करेगा। एक तरफ शेरवानी पहने विद्वान खड़े थे, दूसरी तरफ गणितज्ञ और दरबार के ज्योतिषी। सबके हाथों में किताबें, गन्ना की पट्टियां और सूत्र लिखे कागज थे। आज की सभा ज्ञान की परीक्षा के नाम से जानी जाने वाली थी। बीरबल दरबार में प्रवेश करते हुए मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आज क्या होने वाला है। अकबर ने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, आज दरबार में जो भी सबसे अनोखा प्रश्न पूछेगा, उसे हम इनाम देंगे, और जो उसके उत्तर को सही सिद्ध करेगा, उसे 2 गुना इनाम। यह सुनकर सब में उत्साह फैल गया, क्योंकि सवाल पूछने का अवसर मिलते ही हर कोई अपनी विद्वता साबित करना चाहता था। तभी दरबार में आया एक अजनबी फकीर। दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक साधारण वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी वाला फकीर धीरे धीरे अंदर आया। उसके पैरों में जूते नहीं थे और हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का डंडा। पहरेदारों ने उसे रोका। यह राजसभा है, तुम कौन हो? फकीर ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्य की तलाश में आया हूं। मेरा सवाल उड़ता हुआ है, पर जवाब जमीन पर टिका होना चाहिए। अकबर ने उसे अंदर आने की अनुमति दी। उड़ता हुआ सवाल क्या था? फकीर ने सबकी ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मेरा सवाल ना जमीन पर टिकता है, ना आसमान में थमता है। बताइए, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो देखते ही उड़ जाती है, पर उसे छू नहीं सकते? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ विद्वानों ने सोचा कि वह धुआं है, कुछ ने कहा बादल, किसी ने कहा छाया, पर फकीर हर जवाब पर मुस्कुराया और बोला, नहीं, वह नहीं। अकबर स्वयं उठे और बोले, यह सवाल काफी अनोखा है, पर तुम इसका उत्तर क्यों चाहते हो? फकीर बोला, जिस दिन इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, उस दिन इंसान अपनी सबसे बड़ी भूल समझ जाएगा। अकबर चकित। बीरबल गहराई से मुस्कुराता हुआ फकीर को देख रहा था। बीरबल की पहली प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल से कहा, मंत्री बीरबल, तुम ही बताओ, आखिर इस उड़ते सवाल का जवाब क्या है? बीरबल ने पहले फकीर को देखा, फिर दरबार को। धीरे से बोला, जहांपनाह, जवाब अभी नहीं, पहले मुझे इस सवाल को उड़कर देखना होगा। अकबर हंस पड़े, सवालों के भी पंख होते हैं क्या? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, जब सवाल दिल से आता है, तो दिमाग तक उड़कर पहुंचता है। दरबार में हल्की खुसर पुसर होने लगी। बीरबल ने लिया समय। बीरबल ने फकीर से पूछा, क्या मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए 24 घंटे का समय मिलेगा? फकीर बोला, असली उत्तर देने वाले को समय नहीं, समझ चाहिए। फिर भी, कल इसी वक्त मिलते हैं। उसने दरबार छोड़ दिया, लेकिन यह सवाल हवा में ऐसे टंगा था जैसे किसी ने उसे आकाश में बांध दिया हो। दुनिया की वो चीज जो दिखते ही उड़ जाती है, पर छू नहीं सकते। बीरबल की रात की खोज। उस रात बीरबल महल के बाग में अकेले टहल रहा था। चांद आसमान में था, हवा हल्की थी और चारों ओर सन्नाटा। बीरबल बुदबुदाया, सवाल का उत्तर चीज नहीं, भावना भी हो सकती है। क्या उड़ता है? समय, विचार, सम्मान, अवसर। पर कोई भी जवाब पूरी तरह फिट नहीं बैठता।
तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पतंग उड़ तो रही थी, पर बच्चे के हाथ में धागा था। बीरबल रुका, सोच में डूब गया। दरबार में आया उड़ता हुआ सवाल। आगरा का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रौनक लिए हुए था। बादशाह अकबर ने सुबह सुबह यह आदेश जारी कर दिया था कि आज दरबार में हर दरबारी, मंत्री, विद्वान और कवि अपनी अपनी बौद्धिक क्षमताएं प्रस्तुत करेगा। एक तरफ शेरवानी पहने विद्वान खड़े थे, दूसरी तरफ गणितज्ञ और दरबार के ज्योतिषी। सबके हाथों में किताबें, गन्ना की पट्टियां और सूत्र लिखे कागज थे। आज की सभा ज्ञान की परीक्षा के नाम से जानी जाने वाली थी। बीरबल दरबार में प्रवेश करते हुए मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आज क्या होने वाला है। अकबर ने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, आज दरबार में जो भी सबसे अनोखा प्रश्न पूछेगा, उसे हम इनाम देंगे, और जो उसके उत्तर को सही सिद्ध करेगा, उसे दोगुना इनाम। यह सुनकर सब में उत्साह फैल गया, क्योंकि सवाल पूछने का अवसर मिलते ही हर कोई अपनी विद्वता साबित करना चाहता था। तभी दरबार में आया एक अजनबी फकीर। दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक साधारण वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी वाला फकीर धीरे धीरे अंदर आया। उसके पैरों में जूते नहीं थे और हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का डंडा। पहरेदारों ने उसे रोका। यह राजसभा है, तुम कौन हो? फकीर ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्य की तलाश में आया हूं। मेरा सवाल उड़ता हुआ है, पर जवाब जमीन पर टिका होना चाहिए। अकबर ने उसे अंदर आने की अनुमति दी। उड़ता हुआ सवाल क्या था? फकीर ने सबकी ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मेरा सवाल ना जमीन पर टिकता है, ना आसमान में थमता है। बताइए, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो देखते ही उड़ जाती है, पर उसे छू नहीं सकते? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ विद्वानों ने सोचा कि वह धुआं है, कुछ ने कहा बादल, किसी ने कहा छाया, पर फकीर हर जवाब पर मुस्कुराया और बोला, नहीं, वह नहीं। अकबर स्वयं उठे और बोले, यह सवाल काफी अनोखा है, पर तुम इसका उत्तर क्यों चाहते हो? फकीर बोला, जिस दिन इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, उस दिन इंसान अपनी सबसे बड़ी भूल समझ जाएगा। अकबर चकित। बीरबल गहराई से मुस्कुराता हुआ फकीर को देख रहा था। बीरबल की पहली प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल से कहा, मंत्री बीरबल, तुम ही बताओ, आखिर इस उड़ते सवाल का जवाब क्या है? बीरबल ने पहले फकीर को देखा, फिर दरबार को। धीरे से बोला, जहांपनाह, जवाब अभी नहीं, पहले मुझे इस सवाल को उड़कर देखना होगा। अकबर हंस पड़े, सवालों के भी पंख होते हैं क्या? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, जब सवाल दिल से आता है, तो दिमाग तक उड़कर पहुंचता है। दरबार में हल्की खुसर पुसर होने लगी। बीरबल ने लिया समय। बीरबल ने फकीर से पूछा, क्या मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए 24 घंटे का समय मिलेगा? फकीर बोला, असली उत्तर देने वाले को समय नहीं, समझ चाहिए। फिर भी, कल इसी वक्त मिलते हैं। उसने दरबार छोड़ दिया, लेकिन यह सवाल हवा में ऐसे टंगा था जैसे किसी ने उसे आकाश में बांध दिया हो। दुनिया की वो चीज जो दिखते ही उड़ जाती है, पर छू नहीं सकते। बीरबल की रात की खोज। उस रात बीरबल महल के बाग में अकेले टहल रहा था। चांद आसमान में था, हवा हल्की थी और चारों ओर सन्नाटा। बीरबल बुदबुदाया, सवाल का उत्तर चीज नहीं, भावना भी हो सकती है। क्या उड़ता है? समय, विचार, सम्मान, अवसर। पर कोई भी जवाब पूरी तरह फिट नहीं बैठता। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पतंग उड़ तो रही थी, पर बच्चे के हाथ में धागा था। बीरबल रुका, सोच में डूब गया।